हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय जो कि है वनस्पति जगत। हमने इसका 13 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 14th पार्ट यानी कि भाग 14। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा, ठीक है। उस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक, यानी कि जो वनस्पति जगत हमारा जो अध्याय चल रहा है उस अध्याय का हम कौन सा पोर्शन आज के टॉपिक आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा स्पोर प्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे मेल गमीटोफाइट के बारे में जानेंगे, फिर फीमेल गमीटोफाइट, ठीक है। मेल एंड फीमेल गमीटोफाइट के बारे में पढ़ने के बाद हम निषेचन व भ्रूण विकास के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम लाइफ साइकिल, जीवन चक्र पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बीजाणु उत्पादन, ओके, यानी कि स्पोर प्रोडक्शन। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था हेट्रोस्पोरी, होमोस्पोरी। तो यहाँ पे हम पहले हेट्रोस्पोरी की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म जो है वो विषम बीजाणुक होते हैं, लघु व बृहद बीजाणु। लघु बीजाणु की बात करें यानी माइक्रोस्पोर्स तो वो मेल गमीटोफाइट बनाते हैं। बृहद बीजाणु यानी मेगास्पोर की बात करें तो वो फीमेल गमीटोफाइट बनाते हैं। बीजाणुधानी विशेष पत्तियों यानी बीजाणुपर्ण यानी स्पोरोफिल्स पर होती हैं। ये पत्तियां मिलकर क्या बनाती है, शंकु बनाती हैं, यानी कि कोन बनाती हैं, ओके। तो आप जैसे मैं यहाँ पे हेट्रोस्पोरी के बारे में आपको समझा रही हूँ। जिम्नोस्पर्म पौधे जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, अर्थात इनमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। पहला तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। जो मैंने बताया, माइक्रोस्पोर क्या करता है, मेल गमीटोफाइट, और मेगास्पोर फीमेल गमीटोफाइट बनाते हैं, ठीक है। ये जो दोनों प्रकार के बीजाणु हैं वो पौधे के विशेष पत्तों पर बनते हैं। उन पत्तों को हम क्या कहते हैं, बीजाणुपर्ण उन्हें कहा जाता है, ओके। बीजाणुपर्ण कहते हैं, स्पोरोफिल्स जिसे बोलते हैं। तो कई बीजाणुपर्ण आपस में मिलकर शंकु यानी कोन का निर्माण करते हैं और यही शंकु बीजाणुओं के उत्पादन और संरक्षण का केंद्र होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जिम्नोस्पर्म का बीजाणु जनन यानी स्पोर फॉर्मेशन जो है ये सुव्यवस्थित और उच्च स्तर का होता है, जो इसे टेरिडोफाइट से आगे की श्रेणी में रखता है, ठीक है। टेरिडोफाइट से एक अगला जो डेवलप्ड हुआ, ठीक है, वो है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आता है शंकु के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कोन। नर शंकु, मेल कोन, लघु बीजाणुपर्ण व लघु बीजाणुधानी। मादा शंकु, फीमेल कोन, बृहद बीजाणुपर्ण व बीजांड। पाइनस में दोनों शंकु एक ही पौधे पर, साइकस में अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। शंकुओं का कार्य बीजाणुओं का उत्पादन व संरक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जो हम शंकु जो मिलकर बनाता था पत्ता, तो शंकु कितने प्रकार के होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म पौधों में दो प्रकार के शंकु पाए जाते हैं। पहला तो नर शंकु, मेल कोन जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल होता है जिन पर माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो विकसित होता है। और ये जो लघु बीजाणुधानियाँ परागकण है, ओके, पॉलन ग्रेन्स है उत्पन्न करती हैं, ठीक है। हम बात करें यदि फीमेल कोन की, तो इसमें क्या होता है, मेगास्पोरोफिल्स होते हैं जिन पर ओव्यूल्स विकसित होते हैं। और ओव्यूल्स से जो होता है ना, उसी में आगे चलकर निषेचन व भ्रूण निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि जो बीजांड होता है तो बीजांडों में ही आगे चलकर निषेचन व भ्रूण का निर्माण होता है। तो शंकुओं की व्यवस्था पौधे के अनुसार बदलती है, ओके। पाइनस में यदि हम बात करें तो नर और मादा दोनों शंकु एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, अर्थात यह एकल गृह यानी मोनोशियस पौधा है, यानी दोनों का घर एक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एकल गृह, ओके। साइकस की बात करें तो साइकस में नर और मादा शंकु अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं द्विगृह, ओके, यानी डायोसियस। तो इन शंकुओं का मुख्य कार्य बीजाणुओं का निर्माण, सुरक्षा और प्रजनन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। इतना आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, देखते हैं मेल गमीटोफाइट। मेल गमीटोफाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका विकास किस प्रकार से होता है। प्रत्येक लघु बीजाणु
से नर गमीटोफाइट बनता है। यह बहुत न्यूनीकृत यानी रिड्यूस्ड अवस्था में होता है। इसमें केवल कुछ ही कोशिकाएं होती हैं। इसे परागकण यानी पॉलन ग्रेन कहा जाता है। परागकण का निर्माण माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। ओके, तो जब हम मेल गमीटोफाइट की बात करते हैं तो प्रत्येक माइक्रोस्पोर में, ठीक है, जितने भी माइक्रोस्पोर होते हैं उनसे एक मेल गमीटोफाइट बनता है। और यह गमीटोफाइट अत्यंत रिड्यूस्ड होता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है, न्यूनीकृत होता है, अर्थात इसमें केवल कुछ ही कोशिकाएं होती हैं इसमें, ठीक है। इसे हम पॉलन ग्रेन के रूप में जानते हैं। ओके, तो परागकण का निर्माण जो होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है और परागकण के अंदर ही आगे चलकर क्या बनती हैं, मेल गमीट्स विकसित होती है। ओके, नर जनन कोशिकाएं जिसे हम बोलते हैं वो विकसित होती है। यह जो संरचना होती है वो हल्की होती है और हवा के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच सकती है। चलिए आगे आते हैं। परागन यानी पोलिनेशन। देखिए आगे में आपको परागन के बारे में बताएगा। हाँ देखिए, पॉलिनेशन, परागकण जो होता है हवा द्वारा मादा शंकु तक पहुंचते हैं। ये बीजांड के छिद्र यानी माइक्रोपाइल से प्रवेश करते हैं। बीजांड के भीतर पहुंचने पर परागनली यानी पॉलन ट्यूब बनती है। परागनली के द्वारा नर युग्मक स्त्रीधानी तक पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया जल स्वतंत्र परागन का उदाहरण है। ओके, ये पॉलिनेशन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिम्नोस्पर्म में परागन की प्रक्रिया जो होती है वो वाटर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, जल स्वतंत्र होती है। परागकण हवा यानी विंड जो होता है उसके द्वारा उड़कर मादा शंकु यानी फीमेल कोन तक पहुंचते हैं। वहां यह बीजांड के छिद्र यानी माइक्रोपाइल में प्रवेश करता है और परागनली यानी पॉलन ट्यूब बनाता है। फिर यह परागनली धीरे धीरे बीजांड के भीतर बढ़ती है और अंत में क्या करती है, स्त्रीधानी तक पहुंचती है यानी आर्चिगोनियम तक पहुंचती है। यहीं से नर युग्मक जो होते हैं वो बाहर निकलकर अंडाणु से मिलते हैं और यह प्रक्रिया जो है वो जिम्नोस्पर्म की उच्च अनुकूलता को दर्शाती है, क्योंकि अब इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो ये था मेल गमीटोफाइट के बारे में। आगे आते हैं फीमेल गमीटोफाइट। फीमेल गमीटोफाइट का भी हम देखते हैं निर्माण किस प्रकार से होता है। फॉर्मेशन, बृहद बीजाणु मातृ कोशिका मियोसिस से 4 बीजाणु बनाती हैं। इनमें से एक सक्रिय बीजाणु मादा गमीटोफाइट में विकसित होता है। मादा गमीटोफाइट, फीमेल गमीटोफाइट जो होता है वो बीजांड के भीतर ही रहता है। इसमें 2 या अधिक आर्चिगोनिया होती हैं। प्रत्येक स्त्रीधानी में एक अंडाणु यानी एक्सेल स्थित होता है। ओके, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि फॉर्मेशन जो होता है फीमेल गमीटोफाइट का किस प्रकार से होता है। देखिए, फीमेल कोन के भीतर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है, फीमेल कोन के भीतर स्थित बीजांड जो होता है उसमें एक बृहद बीजाणु मातृ कोशिका यानी मेगास्पोरोसाइट होता है। यह कोशिका मियोसिस के द्वारा, ठीक है, ये जो कोशिका होती है वो मियोसिस के द्वारा क्या करती है, 4 बृहद बीजाणु यानी मेगास्पोर्स बनाती है, जिनमें से केवल एक सक्रिय रहता है। और यही सक्रिय बीजाणु जो होती है वो फीमेल गमीटोफाइट में विकसित होता है। तो जो ये विकास है वो पूरी तरह बीजांड के अंदर होता है, इसीलिए जो फीमेल गमीटोफाइट है वो डिपेंडेंट होता है, पराश्रयी होता है। फीमेल गमीटोफाइट में 2 या अधिक स्त्रीधानियां यानी आर्चिगोनिया होता है और प्रत्येक में एक अंडाणु यानी कि एक्सेल उपस्थित रहता है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे निषेचन व भ्रूण विकास यानी फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखिए, हाँ, सबसे पहले आता है निषेचन। परागनली स्त्रीधानी तक पहुंचकर नर युग्मक छोड़ती है। युग्मक और अंडाणु के संकलन से युग्मनज बनता है। निषेचन जल स्वतंत्र होता है, पानी की आवश्यकता नहीं। यह जिम्नोस्पर्म को टेरिडोफाइट से अधिक उन्नत बनाता है। निषेचन के बाद युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। तो देखिए, अब हम बात करें किस प्रकार से निषेचन और भ्रूण विकास होता है। निषेचन की बात करें तो जब परागनली स्त्रीधानी तक पहुंचती है तब वह नर युग्मक को बाहर छोड़ती है। फिर क्या होता है, नर युग्मक अंडाणु से मिलकर जाइगोट बनाता है। और यह जो निषेचन है वो पूरी तरह जल स्वतंत्र होता है, यानी कि इसमें पानी की कोई भूमिका नहीं रहती है। और जब इसमें पानी की कोई भूमिका नहीं रहती है तो यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही जो विशेषता है वो जिम्नोस्पर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। देखिए,
निषेचन के बाद युग्मनज विभाजन करके भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनाता है, जो कि धीरे धीरे बीज के अंदर विकसित होता है। इस प्रकार यहाँ प्रजनन प्रक्रिया पूरी तरह से भूमि पर संपन्न होती है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे दिया हुआ है बीज निर्माण। भ्रूण बीजांड के भीतर विकसित होता है। बीजांड अब बीज बन जाता है। ठीक है, सीड बन जाता है। बीज नग्न यानी कि अनकवर्ड होते हैं, इसमें किसी अंडाशय में बंद नहीं होते हैं। यही कारण है कि इन्हें अनावृत बीजी पौधे कहा जाता है। बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीड्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, फिर आप यदि इसके बाद एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़िएगा तो उनमें क्या होता है, सीड जो होता है वो कवर्ड होता है। तो यहाँ पे हम बीज निर्माण की बात कर रहे हैं। देखिए, भ्रूण के बनने के साथ ही बीजांड यानी ओव्यूल धीरे धीरे बीज में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है। बीज में भ्रूण के साथ साथ एंडोस्पर्म भी होता है। ठीक है, जो अंकुरन के समय भ्रूण को पोषण देता है। जिम्नोस्पर्म के बीज किसी फल या अंडाशय में ढके नहीं होते, अर्थात क्या होते हैं, ये नग्न बीज होते हैं, नेक्ड सीड्स होते हैं। इसी वजह से इन पौधों को अनावृत बीज पौधे कहते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। बीज के अंकुरन से नया पौधा विकसित होता है और जीवन चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल, लास्ट पॉइंट होगा। क्रमिक अवस्थाएं की बात करें तो स्पोरोफाइट प्रमुख होता है, दीर्घजीवी होता है, वृक्ष रूपी होता है। दूसरा, शंकुओं में बीजाणुधानी बनती है। तीसरा, मियोसिस से लघु व बृहद बीजाणु। चौथा, परागन व निषेचन होता है। और फिर लास्ट में भ्रूण व बीज का निर्माण होता है। यहाँ पे लाइन वाइज लाइन आप समझ सकते हैं, ये बिल्कुल क्रमिक अवस्थाएं है, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स के जीवन चक्र की प्रमुख अवस्थाएं ये सब है। पहला में हम देख सकते हैं स्पोरोफाइट के बारे में, जो कि प्रमुख स्वतंत्र और वृक्ष रूपी पौधा है। ठीक है, शंकु निर्माण की बात करें तो स्पोरोफाइट पर शंकु विकसित होते हैं। फिर हम आते हैं बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन पर। तो शंकुओं में मियोसिस द्वारा लघु व बृहद बीजाणु बनते हैं। जब हम पॉलिनेशन की बात करें उसके बाद, तो हवा द्वारा क्या होता है कि परागकण मादा शंकु तक पहुंचते हैं, यानी कि फीमेल कोन तक पहुंचते हैं। निषेचन उसके बाद होता है, यानी कि पराग नली द्वारा क्या होता है, युग्मक जो होता है अंडाणु से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद भ्रूण व बीज निर्माण की बात आती है, तो उसमें हम बताते हैं कि निषेचन के बाद क्या होता है कि भ्रूण बनता है और फिर वो बीज में विकसित हो जाता है। जैसे जैसे वो डेवलप करते जाता है तो जो भ्रूण होता है, ठीक है, भ्रूण बनता है और बीज में विकसित हो जाता है। चलिए आगे आते हैं। विशेष लक्षण। विशेष लक्षण की बात करें तो प्रमुख अवस्था है स्पोरोफाइट, जो कि स्वतंत्र है, जल स्वतंत्र परागन होता है, यानी जल की आवश्यकता नहीं होती है परागन में। विषम बीजाणुता स्पष्ट रूप से विकसित है, बीज अनावृत है और भ्रूण युक्त होती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं विशेष लक्षण में, यानी कि जीवन चक्र में स्पोरोफाइट अवस्था प्रमुख होती है। ठीक है, परागन और निषेचन जो होते हैं वो जल स्वतंत्र होते हैं। विषम बीजाणुता स्पष्ट रूप से विकसित होते हैं, क्योंकि अलग अलग स्पोर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्पोर्स। बीज जो होते हैं अनावृत रहते हैं, उनमें भ्रूण मौजूद होता है। पीढ़ी परिवर्तन यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सुव्यवस्थित और स्थलीय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आपको पिक्चर्स दिया हुआ है। सबसे पहला पिक्चर है साइकस, दूसरा पाइनस और तीसरा गिंको। आप देखिए समझ सकते हैं, जो इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है साइकस और पाइनस। तो साइकस और पाइनस आपके परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, फिर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपको दोनों को कंपेयर करना रहता है। ठीक है, आप ये भी नहीं कह सकते कि दोनों डिफरेंट ग्रुप से हैं। ठीक है, दोनों क्या है, जिम्नोस्पर्म्स है। जिम्नोस्पर्म्स में ही आपको ये कंपेयर करना रहेगा कि दोनों में क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेनली साइकस और पाइनस की बात होती है। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी जिम्नोस्पर्म्स बताया था। ठीक है, ये भी वीडियो जिम्नोस्पर्म्स का। ठीक है, तो इस वीडियो में जिम्नोस्पर्म कंप्लीट होता है, निष्कर्ष आता है। सारांश में बात करें तो जिम्नोस्पर्म में दो प्रकार के शंकु होते हैं, नर व मादा। विषम बीजाणुता लघु व बृहद बीजाणु है। परागन हवा द्वारा परागनली बनती है। निषेचन के बाद भ्रूण व अनावृत बीज, और उसके बाद जीवन चक्र में स्पोरोफाइट क्या है, प्रमुख अवस्था है। ठीक है, तो समरी यानी कि आज हमने जो भी देखा कि जिम्नोस्पर्म पौधों में प्रजनन की पूरी प्रक्रिया भूमि पर होती है। इनमें दो प्रकार के शंकु यानी मेल और फीमेल होते हैं।
जहाँ से लघु और बृहद बीजाणु बनते हैं। नर परागकण व हवा द्वारा मादा शंकु तक पहुँचता है, पराग नली बनाता है और जल स्वतंत्र निषेचन करता है। ये सभी बातें हमने समझी। ठीक है, फिर भ्रूण बनता है और बीज विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म के जीवन चक्र में स्पोरोफाइट प्रमुख होता है और यह पौधों के उच्च विकास की दिशा में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो यही है। संक्षेपण में आते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा स्पोर प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, हेटेरोस्पोरी के बारे में हमने जाना, फिर मेल गमीटोफाइट और फीमेल गमीटोफाइट हमने पढ़ा, फिर निषेचन व भ्रूण विकास पूरे तरह से हमने प्रोसेस समझा कि किस प्रकार से होता है, जल स्वतंत्र होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जीवन चक्र। ठीक है, लाइफ साइकिल के बारे में हमने जाना। ओके, ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।